सो नाउ बैक टू आवर लिस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। तो हमने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस ये सब पढ़ लिया स्टूडेंट्स। अब टाइम है राइबोसोम्स। प्लीज ध्यान देंगे, RIBOSOMES, राइबोसोम्स प्लूरल है ये स्टूडेंट्स। इसका मतलब है कि ये एक सेल में एक नहीं होता होगा, एक से ज्यादा होता होगा, राइट। तो अब इस सेल में या इस सेल में राइबोसोम कहाँ है राइबोसोम? तो स्टूडेंट्स बहुत क्लियरली आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, बहुत ध्यान से एक्चुअली देखना पड़ेगा तब राइबोसोम आपको दिखाई देगा। जैसे आप देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना यहाँ पे, इसको अगर हम जूम करके देखेंगे, इसको जूम करके देखा गया है, तो ये जो ब्लू स्ट्रक्चर है उसके ऊपर ये जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं, सर्कुलर छोटे छोटे से पार्टिकल टाइप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, वो एक्चुअली राइबोसोम्स हैं। तो आप समझते हो, राइबोसोम्स इस स्ट्रक्चर के ऊपर होते हैं और बहुत छोटे छोटे होते हैं, सर्कुलर शेप के हो सकते हैं। वैसे स्टूडेंट्स प्लांट सेल में भी राइबोसोम कहाँ है, आप शायद गेस कर पा रहे होगे। अगर आप ध्यान देंगे तो इस पार्ट को अगर हम जूम करके देखेंगे तो उस पे जो ब्लैक ब्लैक आपको डॉट्स दिख रहे हैं, सर्कुलर छोटे छोटे स्ट्रक्चर बहुत सारे, उनको हम राइबोसोम्स बोल रहे हैं। आई होप यू गेट दिस स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आइए इन छोटे छोटे राइबोसोम्स के बारे में और डिटेल में स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। तो राइबोसोम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका स्ट्रक्चर। मैन्युफैक्चर्ड इन न्यूक्लियोलस। तो स्टूडेंट्स आपको याद है ना कि ये जो न्यूक्लियस है उसके अंदर ये न्यूक्लियोलस होता है, या फिर यहाँ पे देखो ये न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है, उस न्यूक्लियोलस में राइबोसोम्स मैन्युफैक्चर होते हैं। मतलब न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम्स बनते हैं और फिर किसी तरीके से वो बाहर आते होंगे और यहाँ पे जाके स्टिक कर जाते हैं सॉर्ट ऑफ। वही कुछ यहाँ पर भी होता है। आई होप यू गेट दिस। राइबोसोम्स आर एक्सट्रीमली डेंस, पैक्ड एंड राउंड बॉडीज। राउंड है ये तो आपको समझ में आ रहा है, बहुत डेंस और पैक्ड होते हैं। फाइन। कंसिस्ट ऑफ, ध्यान देंगे बड़ा लंबा वर्ड है स्टूडेंट्स, मतलब राइबोसोम्स के अंदर क्या होता है बेसिकली। तो कंसिस्ट ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होता है उसके अंदर। और बेसिकली राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, इन दोनों को एक साथ अगर हमें बोलना हो तो उसको बोलते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। तो प्लीज ध्यान देंगे, इन सारे टर्म्स को आपको याद रखना पड़ेगा कि बेसिकली राइबोसोम्स के अंदर, राइबोसोम्स जो कि छोटे छोटे से पार्टिकल टाइप हैं, सर्कुलर है, उनके अंदर क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, दिस इज अ टाइप ऑफ केमिकल, और प्रोटीन होता है उसके अंदर। और इन दोनों को साथ में एक नाम दिया गया है, ध्यान देंगे, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, राइट। तो राइबोसोम के अंदर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होता है। आई होप यू गेट दिस, आपको ये याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, राइट। फाइन। अब राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो स्टूडेंट देखो क्या बात है यहाँ पे, मैंने आपको बताया था ना कि सेल के अंदर के ज्यादातर जो ऑर्गेनेल्स है वो प्रोटीन से ही बने होते हैं, ठीक। तो सेल को बहुत ज्यादा प्रोटीन बनाना पड़ता है। जैसे मान लो एक सेल है, वो डिवाइड होकर 2 सेल बनाता है, ठीक है। तो इस सेल में जितने प्रोटीन थे, अब 2 सेल हो गए, तो अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो हमें चाहिए वो डबल होगा, राइट। तो ये एक्स्ट्रा प्रोटीन कहाँ से आता है? तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो सेल है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, मतलब वो प्रोटीन बनाता है। वही टर्म यहाँ पे यूज किया गया, प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम्स हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो सेल के अंदर प्रोटीन बनाने का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में राइबोसोम्स हेल्प करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? क्यों सेल के अंदर प्रोटीन बनाने का प्रोसेस होता है, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सेल जो है वो तो प्रोटीन का ही बना हुआ है ना। तो जब सेल डिवीजन आप करोगे तो आपको एडिशनल प्रोटीन चाहिए होगा, तो सेल ही वो एडिशनल प्रोटीन बनाता है। आई होप यू गेट दिस। ओके, राइबोसोम्स हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, हेंस दे आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। तो उसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं सेल का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम्स में कि विच सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड अ प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। तो आपको पता है आंसर क्या करना है, राइबोसोम्स, राइट। फाइन स्टूडेंट्स, तो दैट इज ऑल अबाउट राइबोसोम्स। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल जिसका हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड, ध्यान देंगे इसका लंबा सा नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्लीज नोट द स्पेलिंग, वहां पे आप गलती करोगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्टूडेंट्स वो कहाँ है इन सेल में, कहाँ है, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये जो कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर है जिसपे आपकी बहुत देर से शायद ध्यान हो, क्योंकि जब मैंने न्यूक्लियस बनाया था तो भी उसके राउंड ये बना रखा था, और आपको पता है राइबोसोम्स इसके ऊपर चिपके हुए होते हैं, राइट। तो आप बहुत देर से सोच रहे होंगे ये स्ट्रक्चर क्या है, ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर भी आप देख सकते हो वैसे ही कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको रेड में दिख रहा है, दैट इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
तो आइए इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। सो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में इसको ER लिखा जा रहा है। ऑब्वियसली उसका स्ट्रक्चर क्या होता है आप ध्यान देंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो कैसे आया है। इंडो मतलब इनसाइड, प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम मतलब नेटवर्क, राइट। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब इनसाइड साइटोप्लाज्म नेटवर्क, ऐसे आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो। तो साइटोप्लाज्म के अंदर है ये तो आप देख ही सकते हो, और नेटवर्क, ये एक नेटवर्क का काम करता है। कैसे नेटवर्क का काम करता है ये थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा, यू विल अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ नेटवर्क। जैसे सिटीज में रोड्स होती है ना स्टूडेंट्स, रोड्स जिससे चीजें आ जा सकती हैं, राइट। हम खुद आते जाते हैं, कार्स आती जाती है, सामान आते जाते हैं, राइट। वैसे ही ये एक नेटवर्क की तरह काम करता है जिससे चीजें सेल में ट्रैवल करती हैं, यू नो, दैट्स व्हाई दिस नेटवर्क वर्ड। और थोड़ा डिटेल में आगे देखेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो भी दो टाइप का होता है। एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये और ये जो मैंने आपको बताया था वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। यहां पर आपको ये जो दिख रहा है और यहां पर आपको ये जो दिख रहा है ये रफ नहीं बल्कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो दो टाइप के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों में डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, वही मैं आपको यहीं पे बता देता हूं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली वो होता है जिसपे राइबोसोम चिपके हुए होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर राइबोसोम चिपके हुए हैं और उसके चिपके होने से वो रफ हो जाता है, इसलिए उसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इसके ऊपर राइबोसोम नहीं चिपका हुआ है इसलिए उसका सरफेस स्मूथ होता है, इसलिए उसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, राइट। वेरी सिंपल, राइबोसोम से कहा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखते हैं, endoplasmic reticulum ER is a large network of membrane, bound tubes and sheaths। तो बेसिकली वही है स्टूडेंट्स कि ये एक नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसके साथ चीजें जो है, जिसके थ्रू चीजें जो है वो फ्लो हो सकती हैं, ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं, जैसे रोड्स होती हैं सिटी में, जैसा मैंने आपको बताया। एनीवेज, endoplasmic reticulum is a large network of membrane, tubes and sheaths, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर मटेरियल टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन जिन चीजों से बना होता है, जो उसका कॉम्पोजिशन होता है, जिस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी होता है। मतलब जिन कंपाउंड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है उन्हीं कंपाउंड से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बना होता है। फाइन स्टूडेंट्स, अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कैरेक्टरिस्टिक्स पहले मैं आपको बताता हूं, जो कि हम देख भी चुके हैं एक्चुअली। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप बिकॉज इट हैज पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट्स सरफेस, जैसा मैंने आपको बताया था। द राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग, जैसा हमने पढ़ा था, इसलिए उनको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते थे। अब बात करते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। द स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिपिड्स। क्यों स्मूथ बोलते हैं मैंने आपको पहले ही बताया था, बट द न्यू थिंग इज द स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिपिड्स, ठीक है। लिपिड्स के बनाने में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टूडेंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि सेल्स के अंदर प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है, वैसे सेल्स के अंदर लिपिड्स भी मैन्युफैक्चर होते हैं। उसका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, बहुत डिटेल में तो नहीं बट थोड़ा सा हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो उस प्रोसेस में ये जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स। आपसे पूछा जाएगा कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है, तो आप बताएंगे वो क्या काम करता है, वो लिपिड्स के मैन्युफैक्चर में हेल्प करता है स्टूडेंट्स, राइट, ठीक है। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, थोड़ा डिटेल में देखते हैं यहाँ पे। इट सर्व्स एज चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स स्पेशली प्रोटीन्स बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन साइटोप्लाज्म और द न्यूक्लियस। मतलब स्टूडेंट्स देखो, ये एक नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने आपको बताया सिटीज में रोड्स होती है, इसके थ्रू बहुत सारी चीजें इधर से उधर जा सकती हैं, ठीक है। खासकर में प्रोटीन का बड़ा ट्रांसपोर्टेशन होता है इसके हेल्प से। तो जैसे हमने बताया ना, जैसे हमने पढ़ा ना कि सेल में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन बनाया जाता है, फिर वो प्रोटीन को सेल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में भेजा जाता होगा शायद, तो वो इसके थ्रू हो सकता है। खास करके आप देखो, अगर न्यूक्लियस में कोई चीज बनी है तो वो इस नेटवर्क के थ्रू होते हुए बाहर आ सकती है, राइट। तो दिस इज अ नेटवर्क जिसके थ्रू चीजें ट्रांसपोर्ट होती है। फाइन स्टूडेंट्स, एक बार हम पढ़ सकते हैं, इट सर्व्स एज चैनल्स, जैसे रोड होती है सिटी में वैसे,
for the transport of materials, especially proteins, between various regions of the cytoplasm or between cytoplasm and nucleus. तो न्यूक्लियस में कुछ बना तो इससे निकल के बाहर आ सकता है साइटोप्लाज्म में, राइट? Fine students. So next point now, some of these proteins and lipids help in building the cell membrane. तो स्टूडेंट्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन्स और लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करता है, वो प्रोटीन्स और लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन को बनाने में काम आते हैं। और इनफैक्ट स्टूडेंट, सेल मेम्ब्रेन को नहीं और भी ऑर्गेनेल्स को बनाने में काम आ सकते हैं। हमने पढ़ा था ना कि सेल के बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रोटीन्स और लिपिड्स से बने होते हैं, ठीक है? तो जो प्रोटीन्स और लिपिड्स ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उनका इस्तेमाल ऑब्वियसली उन ऑर्गेनेल्स को बनाने में हो सकता है, खासकर सेल मेम्ब्रेन को बनाने में। वही बोला जा रहा है, some of these proteins which are transported by endoplasmic reticulum and lipids help in building the cell membrane, and this process is known as membrane biogenesis. तो membrane biogenesis क्या होता है स्टूडेंट्स? आपसे पूछा जाएगा एग्जाम्स में, तो आप क्या लिखेंगे? ये लिख सकते हैं, राइट? membrane biogenesis is the process of building cell membrane from lipids and proteins, right students? Now some other proteins and lipids function as enzymes and hormones. तो स्टूडेंट्स, आपको तो पता ही होगा कि हमारे बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स और हार्मोन्स होते हैं। लोअर क्लास में हमने पढ़ा होगा, और अगर आपको याद नहीं है तो डरने की बात नहीं है, आगे हम बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ भी बता सकता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, जब आप फूड खाते हो स्टूडेंट्स, तो फूड जो है वो हमारे बॉडी में जाता है, स्टमक में जाता है, फिर हमारे स्टमक में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं स्टूडेंट्स। वो एंजाइम्स जो है वो उस फूड के साथ मिक्स होते हैं और फिर बहुत कुछ करते हैं जो अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट? तो वो जो एंजाइम्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो लिक्विड टाइप स्ट्रक्चर होते हैं बेसिकली, और वो भी प्रोटीन से बने होते हैं। वैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स और हार्मोन्स होते हैं जो कि प्रोटीन से बने थे। तो जो प्रोटीन्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है या राइबोसोम द्वारा बनाया जा रहा है, उनका क्या क्या यूज होता है वही आपको बताया जा रहा है। पहला यूज क्या है उसका, कि सेल मेम्ब्रेन या दूसरे सेल ऑर्गेनल्स को बनाने में उसका इस्तेमाल होता है, जो मैंने आपको बताया। और एक और यूज बताया जा रहा है कि बॉडी में जो एंजाइम्स और हार्मोन्स होते हैं उनको बनाने में भी उन प्रोटीन्स का और लिपिड्स का इस्तेमाल होता है। तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ठीक है? कैसे पूछा भी जा सकता है कि प्रोटीन्स और लिपिड्स का बॉडी में क्या यूज होता है? तो दो यूज होता है, सेल ऑर्गेन्स बनाने में और दूसरा एंजाइम्स और हार्मोन्स बनाने में। फाइन स्टूडेंट्स, endoplasmic reticulum provides large surface area inside the cells for various biochemical activities. तो स्टूडेंट्स देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सेल में आपको दिखेगा कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो काफी बड़ा होता है, उसका सरफेस एरिया भी बहुत ज्यादा होता है। तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो उसकी सरफेस पे होते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस, जैसे कि प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस। उनके बनने में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो राइबोसोम्स के अंदर होते हैं, और राइबोसोम्स इसके सरफेस पे होता है, राइट? तो वही बोला जा रहा है कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो सेल्स के अंदर होते हैं वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे होते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया इनसाइड द सेल्स फॉर वेरियस बायोकेमिकल एक्टिविटीज, मतलब फॉर वेरियस बायोलॉजिकल एंड केमिकल रिएक्शन सच एज प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस, जैसा कि मैंने आपको बताया। फॉर एग्जांपल फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जैसे इसके सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस वहां पे होता है, राइट? तो राइबोसोम्स में जो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, वो कहाँ पे हुए? इसके सरफेस पे ही हुए ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो वही सब बोला जा रहा है। आई होप यू गेट दिस। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, तो ये पॉइंट जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन बुक्स में, आपके लेवल की बुक्स में जो लिखा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिया है, ताकि आप अगर बुक्स पढ़े तो आपको ये ना लगे कि आपने कोई चीज़ मिस कर दी है, राइट? इसको समझने से पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ टफ टर्म्स यूज किए गए हैं जिसको हमें समझना जरूरी है। सबसे पहले आप देखो लीवर का क्या मतलब होता है। तो स्टूडेंट्स देखो, आपको तो पता है ना, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ब्रेन होता है स्टूडेंट्स, हार्ट होता है, पीछे यहाँ पे किडनी होती है, स्टमक होता है। वैसे लीवर भी हमारे बॉडी में यहाँ पे कहीं एक ऑर्गन होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, ठीक है? वो काम क्या करता है स्टूडेंट्स? उसका काम होता है कि जो भी फूड हम खाते हैं ना, उसको डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। क्या करता है? फूड जो भी हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट कराने में हमारी हेल्प करता है। बिल्कुल ध्यान होना चाहिए आपको, राइट? तो लीवर आपको समझ में आया, एक ऑर्गन है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी। लीवर सेल्स, इसका क्या मतलब है?
तो स्टूडेंट्स हमारी पूरी बॉडी तो सेल्स की बनी हुई है, इसका मतलब कोई ऑर्गन भी ले लें बॉडी में तो वो भी सेल्स का ही बना हुआ होगा, राइट? पूरी बॉडी सेल्स की बनी हुई है। तो अगर हम ब्रेन की बात करें तो किस चीज से बना है? बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स की, ठीक। अगर हम हार्ट की बात करें तो वो भी बना हुआ है बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स की, ठीक। वैसे अगर हम लीवर की बात करते हैं तो वो भी बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स से बना होता है। तो लीवर सेल्स का मतलब है वही सेल्स, ठीक। अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं। नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे आप देखो स्टूडेंट्स बैकबोन। बैकबोन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? देखो आपको पता है ना पीछे एक बैकबोन होती है हमारी। जैसे आप अगर ह्यूमन स्केलेटन देखोगे तो ये जो आपको दिख रहा है वो बैकबोन है, ठीक है। बहुत सारे एनिमल्स का स्केलेटन आप देखोगे तो आपको बैकबोन दिखाई देगा। जैसे देखो इस एनिमल में आपको बैकबोन दिखाई दे रहा है, इस एनिमल में भी आपको बैकबोन दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारे एनिमल्स के बैकबोन होती है, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती है। जैसे ये एनिमल है, इसका बैकबोन नहीं होता है, ये एनिमल है, इसका बैकबोन नहीं होता है। समझ में आपको बैकबोन की कहानी? कुछ एनिमल्स में होती है, कुछ में नहीं होती है, हम में होती है। अब दूसरा टर्म आपको बता रहा हूं वर्टिब्रेट्स। ध्यान देंगे स्पेलिंग पे, ध्यान देंगे VERTEBRATS, वर्टिब्रेट्स। तो वैसे एनिमल्स स्टूडेंट जिनमें बैकबोन होती है उनको बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। जिनमें बैकबोन नहीं होती है वर्टिब्रेट्स नहीं बोलते हैं। समझ में? बड़ा सिंपल है। तो हम ह्यूमन बीइंग्स, क्या हम वर्टिब्रेट्स हैं? बिल्कुल हैं स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अब पढ़ते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली ये बोला जा रहा है कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं हमारे जैसे जिनकी बैकबोन होती है, उनमें जो लीवर होता है, लीवर, ठीक है, उस लीवर के जो सेल्स होते हैं, सेल्स, ठीक है, उन सेल्स में भी ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और वो क्या काम करता है कि आपको तो पता ही है कि लीवर ओवरऑल डाइजेशन में हेल्प करता है। तो लीवर के सेल का जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो जो भी चीज हम खाते हैं उसमें अगर कुछ पॉइजनस सब्सटेंस है तो उससे हमें बचाने में हेल्प करता है, उस पॉइजन को कट करने में हेल्प करता है, उसको डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इन लीवर सेल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स लाइक अस, smooth endoplasmic reticulum plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs which we actually eat. समझ में आ रही है? थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बात है, अगर समझ में ना आए तो आप वीडियो को रिमाइंड करके देख सकते हो। यही तो फायदा है वीडियो से पढ़ने का, राइट? आप जितनी बार चाहे देख सकते हो। और फिर भी ना समझ में आए तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। फिर भी एक बार सिंपल टर्म्स में आपको बता देता हूँ कि क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा था। जैसे कि बात यहाँ पे हो रही है वर्टिब्रेट्स की, वैसे एनिमल जिनकी बैकबोन हो, ठीक है, बाकी सबकी, ठीक है। तो होता क्या है कि जब हम खाते हैं तो हमारा जो खाना है वो बहुत सारे ऑर्गन से गुजरता है, ठीक है। तो लीवर भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी में, वो जो भी हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो लीवर भी सेल से बना होता है। उस सेल में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, वो जो भी चीज हमने खाई है उसमें अगर कोई पॉइजनस चीज है तो उससे हमें बचाने में हेल्प करता है। समझ में आई बात? तो ये कहानी है। कैसे हेल्प करता है कैसे नहीं, वो बहुत लंबी स्टोरी है, उसको बताने मुझे घंटे लगेंगे, तो वो अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। अगर जितना मैंने आपको बताया उतना आपने जान लिया तो आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। इनफैक्ट ये जो चैप्टर है ये हायर क्लासेस में बहुत लंबा चैप्टर होता है, बहुत ही लंबा चैप्टर, घंटों आप चाहो तो उसको डिटेल में पढ़ा दो तो 50 घंटे तक पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम उतनी चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं स्टूडेंट जो हमारे सिलेबस में है। अभी आप ज़्यादा चीज़ पढ़ोगे, आपके पास उतना टाइम नहीं है, अपना टाइम वेस्ट करोगे मतलब नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो हमने पढ़ लिया अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी, उसके पहले राइबोसोम्स पढ़ा, न्यूक्लियस पढ़ा, साइटोप्लाज्म पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, सेल वॉल पढ़ा, राइट। अब बात करेंगे गोल्जी बॉडीज की। इसमें भी थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा कंपेयर टू अदर्स, ये भी थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे, उसके बाद वंस अगेन थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे गोल्जी बॉडी। तो सबसे पहले तो आप देखें स्टूडेंट्स कि गोल्जी बॉडीज है कहाँ। ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे प्लांट सेल में दिख रहा है, ठीक है, दैट इज गोल्जी बॉडी। और यहाँ वैसे यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, दैट इज गोल्जी बॉडी। इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1898 बाय कैमिलो गोल्जी। तो ऐसा कोई सेल ऑर्गेनल होता भी है, ये पहली बार कैमिलो गोल्जी ने 1898 में डिस्कवर किया था। तो उनको ऑनर देने के लिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इस ऑर्गेनल का नाम जो है उनके सरनेम पे रखा गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, गोल्जी बॉडी। फाइन। तो अब बात करते हैं डिटेल में गोल्जी बॉडी की।
तो स्टूडेंट्स उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इस टाइप का कुछ देखने में लगता है, राइट। और आप इसमें देखो 3 खास करके पार्ट्स आपको नजर में आ रहे होंगे। एक तो ये राउंड टाइप की जो छोटी छोटी चीजें आपको दिख रही है, यहाँ पर भी ये। दूसरी आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो, और तीसरा यहाँ पर ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है छोटा छोटा ये। तो गोल्जी बॉडी के ये 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, राइट। तो ये है कहानी उसके स्ट्रक्चर की। तो ये जो छोटे छोटे आपको स्फेरिकल चीजें दिख रही है इनको बोलते हैं वेसिकल्स। आपको ये दिख रहा होगा कि ये वेसिकल्स जरूरी नहीं है कि जो मेन पार्ट है गोल्गी बॉडी का उससे अटैच्ड हो, ये उससे अलग भी हो सकते हैं, ठीक है, अलग भी रह सकते हैं। क्या रोल है उनका मैं आपको बताऊंगा, राइट, अभी जैसे आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये जो पार्ट है स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं सिस्टर्न, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है उनको बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। फाइन, अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कुछ। गोल्जी बॉडी इज ऑल्सो नोन एज गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी एपरेटस। तो एक ही चीज के 3 डिफरेंट नाम है जो आपको क्लियर होने चाहिए। गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड गोल्जी एपरेटस। डोंट गेट कंफ्यूज, ऑल 3 मीन द सेम। It consists of membrane-bound structure arranged parallel to each other. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेन पार्ट इसका यही दिख रहा होगा आपको, ठीक है, जिसका नाम सिस्टर्न मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये जो है ये भी बहुत कम अमाउंट में आप देखो, और ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये भी कम अमाउंट में है। मेन जो है वो ये वाला पार्ट है, तो इसके बारे में बोला जा रहा है इट कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन-बाउंड स्ट्रक्चर। इसके बारे में बोला जा रहा है अरेंज पैरेलल टू ईच अदर। देखो ये सब एक दूसरे के सॉर्ट ऑफ पैरेलल आपको लग रहे होंगे, वही बात बोली जा रही है, राइट। फंक्शन, अब ये काम क्या करता है स्टूडेंट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे स्टोर, मॉडिफाई, पैकेज एंड डिस्पैच द सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। तो बेसिकली प्रोटीन्स और लिपिड्स से कुछ लेना देना है इस गोल्जी बॉडी का। क्या लेना देना है मैं आपको समझाता हूं स्टूडेंट्स। तो जैसे देखो हमने पढ़ा है कि प्रोटीन्स और लिपिड्स जो है वो राइबोसोम में बनते हैं फॉर एग्जांपल, राइट। तो होता क्या है कि राइबोसोम हो सकता है बड़ा सिंपल टाइप का प्रोटीन और लिपिड बनाता हो, ठीक, लेकिन हमारे बॉडी में बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप के प्रोटीन्स और लिपिड्स की भी जरूरत होती है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज करो ये गोल्जी बॉडी है, ठीक है। अब राइबोसोम में अगर कोई प्रोटीन या लिपिड बना है या किसी और ऑर्गेनेल में प्रोटीन या लिपिड बना है, तो इस गोल्जी बॉडी के जो वेसिकल्स होते हैं ये वेसिकल्स उस प्रोटीन्स और लिपिड्स को वहां से पिक करते हैं और उस प्रोटीन और लिपिड्स को यहाँ लेके आते हैं। समझ में आई बात? फिर वो प्रोटीन्स और लिपिड्स यहाँ पे कुछ दिन तक स्टोर रहते हैं, और जब ये स्टोर रहते हैं तो उन प्रोटीन्स लिपिड्स से और कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स बनाए जाते हैं और कॉम्प्लिकेटेड प्रोटीन्स और लिपिड्स बनाए जाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए जरूरत है। समझ में आ रही बात? तो उन प्रोटीन्स और लिपिड्स का कई बार बहुत मेजर चेंजेस, तो उन प्रोटीन्स और लिपिड्स पे कई बार यहाँ पे मेजर चेंजेस होते हैं और कई बार थोड़े मोड़े चेंजेस होते हैं, और कई बार होता है चेंज ना हो सिर्फ ये इसको स्टोर भी करते हैं, ठीक। उसके बाद जब राइट टाइम आता है तो वंस अगेन वेसिकल्स के माध्यम से गोल्जी बॉडी जो नए प्रोटीन्स या लिपिड्स बने हैं उनको यहाँ से डिस्पैच करता है, और अब ये वेसिकल्स इनको लेके जाएंगे वहां पर जहां पर उनकी जरूरत है, सेल के दूसरे उस पार्ट पे जहां पर इनकी जरूरत है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो गोल्जी बॉडी बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है। प्रोटीन्स और लिपिड्स को लेता है और उनसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंसेस बना के फिर उनको वहां डिस्पैच कर देता है जहां पे उनकी जरूरत है। और इसमें वेसिकल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वही ट्रांसपोर्टेशन का काम यहाँ पे कर रहे हैं, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। तो स्टूडेंट्स अब आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, दे स्टोर, मॉडिफाई, पैकेज एंड डिस्पैच द सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। अब इस स्टेटमेंट का पूरा मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो गोल्जी बॉडी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स गोल्जी बॉडी के फंक्शंस। तो पहला फंक्शन क्या है, ऐसे तो मैंने आपको बता ही दिया है मोर लेस, बट वंस अगेन इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर। तो जैसे स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि सिंपल प्रोटीन को लेके वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोटीन बनाता है, उसी तरह से इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर। उसी तरह से सिंपल टाइप का शुगर वो लेता है, फिर उसका फॉर्म चेंज करता है जिससे कॉम्प्लिकेटेड टाइप का शुगर बनता है, फिर उसको जहां चाहिए वहां पर डिस्पैच कर देता है, ठीक। ग्लूकोज टू स्टार्च, तो जैसे बताया भी गया है यहाँ पे कि ग्लूकोज जो है वो सिंपल टाइप का शुगर होता है और स्टार्च जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड टाइप का शुगर होता है। तो गोल्जी बॉडी क्या करता है, सिंपल
शुगर जैसे कि ग्लूकोज को लेता है और कॉम्प्लिकेटेड चीज यानी जैसे कि स्टार्च उसको बनाता है, राइट। दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। तो स्टूडेंट्स लाइसोसोम्स क्या होता है? लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनेल है जो कि हमारे लिस्ट में है भी स्टूडेंट, जो सेल ऑर्गेनेल की लिस्ट हमने बनाई है ना उसमें, तो इसके बारे में थोड़ी देर पढ़ेंगे भी। तो ये जो गोल्जी बॉडी है वो लाइसोसोम के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगी, जब लाइसोसोम पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगी, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, राइट स्टूडेंट्स। If Golgi body is removed, there will be no complex molecule formation or no transportation of protein. बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, क्या बोला जा रहा है? क्योंकि गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपरेटस ना हो तो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हमारे बॉडी में नहीं बन पाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि गोल्जी बॉडी क्या करता है, ये वेसिकल्स के द्वारा सिंपल प्रोटीन को अपने तक लाता है, फिर उससे कॉम्प्लिकेटेड प्रोटीन बना के उसको डिस्पैच करता है। तो अगर ये नहीं हो तो कॉम्प्लिकेटेड प्रोटीन हमारे बॉडी में नहीं बन पाएगा और स्टूडेंट्स हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी को कॉम्प्लिकेटेड प्रोटीन चाहिए होता है, राइट। So if Golgi body is removed, there will be no complex molecule formation or no transport of protein, right? Okay students, तो अब Golgi body की भी बात हो चुकी है, अब हम बात करेंगे लाइसोसोम्स की। और आपको याद होगा स्टूडेंट्स कि हमने देखा था कि लाइसोसोम की फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? Golgi body, राइट। तो चलो एनीवे लाइसोसोम से फोकस करते हैं। तो लाइसोसोम आपको दिख रहा है क्या कहीं इसमें? अभी आपको दिख रहा होगा, लेकिन आपको पता ही नहीं ना कौन लाइसोसोम है, तो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो ये छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ प्लांट सेल में, दैट इज लाइसोसोम, और यहाँ पर ये छोटा सा स्ट्रक्चर या यहाँ पर भी छोटा सा स्ट्रक्चर है, दीज आर लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम बहुत छोटे साइज के होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर होता है उसका, तो आप देख ही सकते हैं, सर्कुलर टाइप का होता है, छोटा सा होता है। दे कंसिस्ट ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनक्लोज इन अ मेम्ब्रेन, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम बोलने का मतलब कि एक ऐसा लिक्विड होता है जो किसी चीज को डाइजेस्ट कर सकता है, किसी फूड जैसी चीज को डाइजेस्ट कर सकता है, राइट। तो बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है लाइसोसोम का। एक मेम्ब्रेन होती है बाहर, मेम्ब्रेन जिसको क्या बोला जा रहा है? लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर एक डाइजेस्टिव एंजाइम होती है। वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, ठीक है। यही मेन चीज है इसके स्ट्रक्चर में। कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म्ड बाय गोल्जी बॉडीज, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो लाइसोसोम की फॉर्मेशन में स्टूडेंट्स गोल्जी बॉडी ही नहीं बल्कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इन्वॉल्व होता है, उसको मैं लिख भी दूंगा। तो ऐसे तो इसका फॉर्मेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन मैं बहुत सिंप्लीफाई करके आपको बताना चाहूं तो कुछ ऐसा होता है। देखो आपको तो पता है कि गोल्जी बॉडी में क्या होता है, वेसिकल्स डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस लेके इस तक पहुंचते हैं। तो होता क्या है कि लाइसोसोम के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम है जिसकी बात हमने की थी, वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है। कहाँ बनता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। फिर वेसिकल्स के द्वारा वो डाइजेस्टिव एंजाइम गोल्जी बॉडी तक आता है। गोल्जी बॉडी उसको स्टोर करता है और थोड़ा सा मॉडिफाई करता है, समझ रहे मेरी बात? उसके बाद गोल्जी बॉडी का ही वेसिकल उस डाइजेस्टिव एंजाइम को लेके निकल जाता है और फिर ये सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट होता रहता है। तो वही बाद में जाके लाइसोसोम कहलाता है। समझ में आ रही बात? हालांकि मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके आपको बताया है, लेकिन ऐसा ही कुछ, इसी टाइप से कुछ होता है। आपको समझ में आई आपकी बात स्टूडेंट्स लाइसोसोम की? लेट्स मूव अहेड। दे आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, स्मॉल एंड स्फेरिकल इन शेप। ये तो आपको समझ में आ रहा है, कोई डाउट की बात नहीं है। सैक्स का मतलब आपको पता नहीं है तो इट मीन्स अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, अ कंटेनर लाइक स्ट्रक्चर। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, सैक इज हॉलो स्पेस और अ कंटेनर लाइक स्ट्रक्चर। तो बेसिकली ये कंटेनर लाइक स्ट्रक्चर, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है। दे कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो कि हमें पता ही है, फॉर्म्ड बाय इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। अब लाइसोसोम का फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? लुक एट दिस, दिस इज इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा। लाइसोसोम्स रिमूव वॉर्न आउट एंड पुअरली वर्किंग सेल ऑर्गेनेल्स। देखो स्टूडेंट, जैसे किसी मशीन में अगर कोई पार्ट खराब हो जाए तो क्या करते हैं? उसको हटाना पड़ता है ना। वैसे स्टूडेंट्स आप सोचो कि सेल में कितने सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, कुछ के बारे में हमने पढ़ा है, कुछ के बारे में और पढ़ेंगे। अगर कोई सेल ऑर्गेनल खराब हो जाए तो क्या करना पड़ेगा? उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स लाइसोसोम का यही काम होता है। लाइसोसोम में जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ना, वो क्या करता है कि अगर कोई सेल ऑर्गेनल खराब हो गया है तो ये बर्स्ट हो जाता है और इसका जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो उस सेल ऑर्गेनल को डाइजेस्ट कर देता है, उसको खत्म कर देता है, राइट। तो इस तरह से वो खराब ऑर्गेनल डाइजेस्ट हो जाता है, खराब हो जाता है।
पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। लाइसोसोम्स रिमूव worn out and poorly working cell organelles. समझ में आ रही बात? Thus lysosomes help to keep the cell clean. ठीक है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेल के खराब ऑर्गेनेल्स को खत्म कर देना और सेल को क्लीन रखना। When the cell gets damaged, lysosomes may burst and the enzymes digest their own cell. अच्छा, अब यहाँ पर भी ध्यान दें स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कि पूरा का पूरा सेल ही डैमेज हो जाता है, सिर्फ एक ऑर्गेनेल नहीं, पूरा का सेल ही खराब हो जाता है। तो उस केस में जितने भी लाइसोसोम्स है सेल के अंदर वो सब बर्स्ट कर जाते हैं, तो उनका जो एंजाइम है वो पूरे सेल में फैल जाता है और पूरे सेल को ही खत्म कर देता है। समझ में आई बात? तो वही लिखा गया है, व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड तो उसकी बॉडी में जरूरत नहीं है, तो लाइसोसोम में बर्स्ट एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल। समझ में आई बात स्टूडेंट्स? इसीलिए स्टूडेंट्स लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग ऑफ सेल भी बोलते हैं। मतलब सेल को अगर मरना है तो क्या होगा, लाइसोसोम बर्स्ट करेगा और पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। फाइन स्टूडेंट्स, तो अब लाइसोसोम भी हमने पढ़ लिया है, तो बहुत सारे ऑर्गेनल्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। आप थोड़ा रिकॉल करो, बहुत आगे आ गए इस चैप्टर में, बस देखो 3 ऑर्गेनल्स ही और बचे हैं, राइट? फिर चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म सा हो जाएगा हमारा। सेल वॉल हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, आपको याद है? सिर्फ प्लांट में होता है, ये है सेल वॉल, एनिमल में नहीं होता है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है, उसके बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा था। साइटोप्लाज्म, ये जो लिक्विड है अंदर, उसमें भी वो साइटोप्लाज्म है, राइट? न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, आपको पता ही है। राइबोसोम, कहाँ होते हैं राइबोसोम? बताएं स्टूडेंट्स, बताएं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये जो डॉट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, जूम करने में खासकर दिखाई देते हैं, दे आर राइबोसोम्स। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये नेटवर्क टाइप जो स्ट्रक्चर है, दैट इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यू गॉट इट। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी कहाँ दिख रहा है स्टूडेंट्स, बताएं। दिस इज गोल्जी बॉडी, राइट? यहाँ कहाँ दिख रहा है गोल्जी बॉडी? ये रहा गोल्जी बॉडी। क्या काम करता है ये भी मैंने आपको बताया था, वेसिकल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वहां पे, राइट? लाइसोसोम्स, वो अभी भी मैंने पढ़ा। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो लंबा सा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, एक्चुअली यहाँ पर भी दिख रहा है और इसमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? सेम जैसा ही दिख रहा होगा आपको। दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल, और इसका नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, यू नो, बोलने में बड़ा मजा आता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइट? और एक्चुअली में ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल होता है। लेट्स सी अबाउट दिस। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सो देखो, इस टाइप से थोड़ा लंबा सा दिखता है। आप देखो, एक आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, उसके अंदर इस टाइप से जिगजैग टाइप का पैटर्न है, इफ यू कैन सी, राइट? तो देखो, ये जो बाहर है वो आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, और वो किस चीज की बनी हुई होती है स्टूडेंट्स? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। प्लीज ध्यान दें, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन, मतलब बेसिकली लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई है। आपको याद रखना पड़ेगा, आपसे पूछा जाएगा कि ये आउटर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की किस चीज की बनी होती है, तो आप यही बताएंगे स्टूडेंट्स, तो प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है? फिर नेक्स्ट आप देखो, तो ये जो आपको दिख रहा है, एक तो आउटर मेम्ब्रेन था, उसके बाद ये जो जिगजैग पैटर्न है उसका भी एक मेम्ब्रेन है, जो येलो में या ऑरेंज में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, उसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन, या उसका टेक्निकल नाम है सिस्टा। क्या नाम है? सिस्टा, टेक्निकल नाम, और कॉमन लैंग्वेज में इनर मेम्ब्रेन बोल देते हैं इसको। फिर ये जो आपको अंदर ये ब्लू वाला रीजन दिख रहा है पूरा यहाँ पे अंदर, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये छोटे छोटे आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, उनको बोलते हैं राइबोसोम्स, और ये रिंग टाइप जो स्ट्रक्चर्स बोल रहे हैं उसको डीएनए बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो डीएनए और राइबोसोम्स है, ये वो डीएनए और राइबोसोम्स नहीं है जो हमने पहले पढ़ा था। पहले जो हमने डीएनए पढ़ा था वो तो न्यूक्लियस के अंदर था, राइट? ये दूसरा डीएनए स्टूडेंट जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, इसका रोल भी अलग होता है, इसका काम भी अलग होता है। जैसे वो वाला डीएनए क्या करता था, वो वाला जो डीएनए था वो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। आपको मैंने बताया था, आपको याद हो, कि आपका चेहरा आपके पापा से मिलता है क्योंकि आपके पापा के डीएनए आप में आए हैं, राइट? जीन्स की भी बात की थी। लेकिन ये जो डीएनए है वो काम नहीं करता है, ये अलग काम करता है स्टूडेंट्स, ठीक है? थोड़ी सी इसकी बात करेंगे भी आगे। और ये राइबोसोम भी है, ये अलग राइबोसोम है, ये वो काम नहीं करता है जो वो राइबोसोम करता है जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे पाया जाता है, राइट? ये अलग है। फाइन। अब स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो, देखते हैं। स्मॉल रॉड शेप्ड ऑर्गेनल, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? माइटोकॉन्ड्रिया जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो एक्चुअली पावर हाउस है सेल का। क्या है? पावर हाउस। पावर हाउस बोलने का मतलब है कि उसके कारण ही सेल को एनर्जी मिलती है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, आपको तो पता ही है कि
ये ह्यूमन बॉडी है अगर, तो हम कुछ खाना खाते हैं, ठीक है, उसी से हमें एनर्जी मिलती है। ये जो फूड हम खाते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे एब्डोमेन में जाता है और वहां पे उसको डाइजेस्ट किया जाता है। कैसे डाइजेशन वगैरह होता है, ये सब भी हम हायर क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो उस फूड से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं स्टूडेंट्स, न्यूट्रिएंट्स। फिर क्या होता है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, ऊपर नीचे हर जगह सर्कुलेट होते हैं। और पूरी बॉडी में एक्चुअली है क्या, पूरी बॉडी तो सेल्स ही बनी हुई है। तो ये न्यूट्रिएंट्स जब पूरी बॉडी में जाते हैं तो इसका मतलब वो सारे सेल्स तक जाते हैं, बॉडी में जो भी सेल्स है उन तक पहुंचते हैं। समझ में आ रही है बात? फिर से मैं बताता हूँ, हमने फूड खाया, फूड एब्डोमेन में गया, वहां पे डाइजेस्ट होता है, तो उस फूड से न्यूट्रिएंट्स निकाला जाता है, ठीक है, और बच जाती है जो चीज वो टॉयलेट में जाके हम निकाल देते हैं। अब जो न्यूट्रिएंट्स हमारे काम के निकाले गए थे वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, और पूरे बॉडी तो सेल से ही बनी हुई है, तो पूरे बॉडी में सर्कुलेट हुए मतलब हर सेल तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो फिर देखो क्या होता है, जैसे इसको थोड़ा इधर पुश करते हैं, अगर हम एक सेल को ले तो वो न्यूट्रिएंट्स जब सेल तक पहुंचते हैं स्टूडेंट्स, तो सेल के अंदर जाते हैं, और सेल का काम ये होता है कि उन न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी ले पाए, उससे क्या ले पाए, एनर्जी ले पाए। तो ये एनर्जी लेने का जो प्रोसेस होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उन न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी लेने के काम में। समझ रहे बात? यही मेन फंक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, इसलिए मैं इसको बोल रहा था पावर हाउस ऑफ सेल। क्या? पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा इसको लिख भी लेते हैं स्टूडेंट्स। दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर द वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लिविंग सेल। तो वही मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि वो जो न्यूट्रिएंट से एनर्जी लेने वाला काम है वो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है, इसी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर द वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लिविंग सेल, और वो एनर्जी जो सेल को मिलती है उससे सेल की जो भी एक्टिविटीज है वो की जाती है। समझ लो बात? The energy releases during reactions in the form of ATP। तो बेसिकली जो मैं आपको समझाया था कि वो न्यूट्रिएंट से एनर्जी लेने का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो जो एनर्जी वो न्यूट्रिएंट से लेता है वो जो एनर्जी मिलती है बेसिकली वो किस फॉर्म में मिलती है, एटीपी। द एनर्जी रिलीजेस ड्यूरिंग रिएक्शंस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो न्यूट्रिएंट से एनर्जी लेने का काम करता है ये, ठीक है। तो उस प्रोसेस में कई सारी रिएक्शंस होती हैं बेसिकली, और जो एनर्जी निकलती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, उसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ए फॉर एडिनोसिन, टीपी मतलब ट्राइफॉस्फेट। इसको बिल्कुल याद रखेंगे स्टूडेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जब एनर्जी लेता है न्यूट्रिएंट से तो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, तो आप बोलेंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बिल्कुल रट जाना चाहिए स्टूडेंट्स आपको। और जैसे मैंने आपको बताया था पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं इसको स्टूडेंट्स, क्योंकि एनर्जी न्यूट्रिएंट से लेने का काम यही कर रहा है। और एटीपी को बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। मतलब ये कोई खास बात नहीं है, कहने का मतलब है कि एनर्जी जो निकलती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है, तो इसको भी एक नाम दे दिया गया है कि एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। कोई खास बात नहीं है यहाँ पे।